नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास 11th और 12th के ऊपर बेस्ड दोस्तों इकोनॉमिक्स के हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत यूजफुल है अगर आपका सीयूईटी का एग्जाम है दोस्तों, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, कॉमर्स इकोनॉमिक्स का जहां जिक्र होगा दोस्तों, इन क्वेश्चन के आने के चांसेस बरकरार रहेंगे। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, जानेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 160 तक के आंसर। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफर को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141 आ चुका है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन है डैश आर प्राइमरी रेफर्स टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। इनमें से कौन से चीज ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग को इंडिकेट करता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं चार, सोच समझ के जवाब देंगे। पहला टैक्स रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म या नन ऑफ दीज। तो ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग दोस्तों किसमें चेंज होती है? हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर चेंज होती है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू हमारी जो ओनरशिप है लैंड होल्डिंग की वो चेंज होती है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने की, चलाने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की? इसका सही जवाब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिम्मेदार है पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। इनमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है? ध्यान रख के चलेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के होने का, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ राइट टारगेटिंग, करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। सोच समझ के जवाब देंगे। इनमें से कौन सा सही रीजन नहीं है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के होने का? तो भाई देखो, इसमें करप्शन एट हाईएस्ट लेवल तो नहीं है, ठीक है। अगर हाईएस्ट लेवल पे करप्शन होता तो फिर तो पैसा ही ना आता बिल्कुल भी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बाकी सब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू पीपल। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट कौन लोग हैं? हु लीव्स देयर जॉब इन बेटर वंस, हु आर विलिंग बट डू नॉट गेट वर्क, हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, हु हैव बीन डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस। भाई इसका सही आंसर है ये वाला, वो आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क बट डजंट गेट वर्क। वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, काबिलियत भी है, लेकिन काम नहीं मिलता, उन लोगों को हम लोग अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश। आपको बताना है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन जो चाइना में आए थे वो किसकी लीडरशिप के अंदर आए थे दोस्तों? अब इसमें नाम देखें भाई, चाइना के हैं यार, ऑब्वियस ही बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, माओ जिडोंग। भाई ऑब्वियस ही बात है, माओ जिडोंग ही होगा ना यार। बाकी तो सारे के सारे पता ही है आपको, इंडियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एडिशन टू द स्टॉक कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज डैश। आपको बताना है जब मैं कैपिटल स्टॉक, मशीनरी वगैरह इन सब चीजों में ऐड ऑन करता हूं तो इसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल लॉस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या ऑल ऑफ दीज? इसका सही जवाब है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ज्यादा से ज्यादा कैपिटल स्टॉक को ऐड ऑन करना एक टाइम में, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल लॉस का मतलब किसी एसेट की वैल्यू का अचानक से नील हो जाना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मींस डेप्रिसिएशन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई प्लांट इन्वेंटरीज विल। ओके, एडी बड़ा है एस से, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो इन्वेंट्री का क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, इन्वेंट्री क्या हो जाएंगे? फॉल हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। इतनी डिमांड, इतनी डिमांड, इतनी डिमांड, इन्वेंट्री तो अपने आप ही कम हो जाएगा, माल बचेगा कम बिल्कुल ही अपना। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? भाई प्रॉपर मॉनेटरी सिस्टम बिल्कुल है, फेमाइन कंट्रोल बिल्कुल है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल है। तो इनमें से भाई ऐसा तो कुछ नहीं है जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सारे ही ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो 148 का आंसर 4 ही रह सकता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, इन विच फर्स्ट 7 5-year plans ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड विद। ओके, फर्स्ट 7 5-year plans के अंदर शुरू के 7 5-year प्लान, मतलब
1951 से 1990 तक की बात मान लो, हमारा जो ट्रेड था वो कैसा था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी या बोथ एएनसी। भाई इसमें हमारा ट्रेड था ये बोथ एएनसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी एक ही चीज है, ये और ये दोनों एक ही है, इसका दूसरा नाम ही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इसका मतलब है वो सामान जो हम बाहर से मंगा रहे हैं अगर मैं इंडिया में बना लेता हूं तो बहुत पैसा बचेगा, पैसा बचा लो। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर टू ग्रॉस वैल्यू एडिड। इनमें से किस कंट्री का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है सर्विस सेक्टर के अंदर? तो दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर के थ्रू आता है, इसीलिए पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं कहां पे? पाकिस्तान में। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, विच ऑफ दीज इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की? डेफिशिएंट डिमांड, इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी फॉर होम टू प्रोड्यूस, या डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। भाई सेंट्रल प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आई नो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से गैस कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ अ नॉर्मल गुड्स आर दोज दैट कैन बी यूज्ड। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स नॉर्मल गुड्स के क्या होंगे? जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ यूज हो सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते या इकट्ठे यूज होते हैं। तो आंसर आएगा इन प्लेस ऑफ ईच अदर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई ईडी कितनी होगी अगर लाइन ऐसी है? तो ऐसे वाली जब भी लाइन होगी तो प्राइस में चेंज नहीं आता, डिमांड में चेंज आता है इनफाइनाइट, तो आंसर रहेगा इन्फिनिटी। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर द पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, दोनों। क्या हो सकता है? जितनी भी हमारी फॉरेन एम्बेसीज होती है दोस्तों वो किस चीज का पार्ट बनती है? हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी का। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ एमपीसी इज ग्रेटर देन एमपीएस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी डैश। ओके भाई एमपीसी बड़ा है एमपीएस से, ठीक है। अब सबसे छोटी वैल्यू मान सकते हैं 0.51, बड़ा है 0.49 से, क्योंकि इन दोनों का टोटल 1 आता है, आपको पता ही है, ठीक है। अगर एमपीसी 0.51 है तो ये पक्की बात है कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी, फॉर्मूला होता है k इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन 0.49। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। इट मींस हमेशा इसकी जो वैल्यू है 2 से बड़ी आने वाली है, 2 से छोटी वैल्यू का तो मतलब ही नहीं बैठता, 2 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना, या सीआरआर फिक्स करना। तो सीआरआर फिक्स करना कमर्शियल बैंक का फंक्शन है ही नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है आरबीआई, ना कि कमर्शियल बैंक। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैड लिवाइड अ वन टाइम पॉल्यूशन टैक्स ऑन डीजल व्हीकल्स विद ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश। आपको बताना है डीजल पर एक ही बार पॉल्यूशन टैक्स लगता है, एक ही बार लग जाता है। ऐसा क्यों करा जाता है? सोच समझ के बताएंगे क्यों एक ही बार डीजल पे सारा टैक्स लगा दिया जाता है। तो क्या ये रिडक्शन इन इनइक्वालिटी है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ है? इसका सही जवाब है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट जिस चीज को प्रमोट करना चाहती है उस पर टैक्स हटाती है, और जिस चीज को प्रोवोक हटाना चाहती है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू, स्टैग्नेशन के रीजन बताने हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, या प्रोडक्शन फॉर मार्केट। ओके, इनमें से मेनली क्यों था बेसिकली? तो स्टैग्नेशन का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो ब्रिटिशर्स के राज में था। बहुत ही खतरनाक सिस्टम, जिसमें आपको पता ही है सारा का सारा जो क्रॉप है वो ले जाते थे हमारे टिलर के थ्रू, सारे के सारे ऑनर ले जाते थे, टिलर के पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं बचता था। बहुत ही खतरनाक सिस्टम था दोस्तों। ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज डैश। ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, या बोथ एएनसी। तो दोस्तों सोच समझ के जवाब देंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी और टेक्निकल रिफॉर्म कंबाइन इसका आंसर है। ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द थर्स्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डैश। क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की नीड थी? क्यों थी नीड? बहुत सोच समझ के बताएंगे इसका सही जवाब। बैरियर्स टू एंट्री न्यू फर्म,
क्रिएटिंग मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, डोमिनेंट रोल टू पब्लिक सेक्टर, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को बढ़ाना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन एम था। ठीक है, तो दैट वाज क्रिएटिंग मोर कंपटीशन या मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, ताकि जो इंडियन फर्म्स थी वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करके ना बैठ जाए और हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं वो ग्रो भी कर पाए कॉम्पिटिटिव फर्म की तरह। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अगली वीडियो में लेके चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 161 से 180 की ओर। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस के साथ।